हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी का सेकेंड टर्म का एट पोयम उड़ान। इस पोयम का नाम है उड़ान। इस पोयम को लिखा है चंद्रसेन विराट जी ने। और ये पोयम जो है वो बहुत मोटिवेशनल पोयम है। इसमें मतलब ये एक गज़ल टाइप में हमें बताई गई है। कुछ बोलते हैं ना, जो शायरियाँ रहती है वो है, और पोयम भी है। ऐसा पूरा शायरियों का और गज़लों का पूरा मिक्स है ये पूरा पोयम। ठीक है, अभी आगे देखते हैं पोयम में क्या क्या है। उसके पहले उसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो कवि के बारे में लिखा गया है। उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1936 में इंदौर में उनका जन्म हुआ था। म.प्र मतलब क्या? मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, परिचय में अभी उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब वो पढ़ लेते हैं। हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लकारों में है। मतलब क्या? मतलब जो अपना हिंदी लेखनों का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें ये चंद्रसेन विराट जी का जो नाम है वो बहुत शीर्षस्थ मतलब क्या? जो टॉप लेवल के रहते हैं ना, एकदम जो टॉप राइटर्स है, उनमें उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, किनका नाम? चंद्रसेन विराट जी का नाम। आगे, अपने नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से देखा है। मतलब क्या? वो अपने गज़लों में अपने जो लेखन वो जो करते हैं अपने छोटे मोटे, उन लेखनों में वो आम आदमी के लाइफ को बहुत अच्छे से बताते हैं या बहुत अच्छे से बयां करते हैं। ठीक है, आगे, अब इनकी प्रमुख कृतियाँ है, मतलब इनके कुछ पॉपुलर रिटन्स या फिर लेखन, या जो भी उन्होंने राइटिंग जो किया है, जो लेखन किया है, उसके बारे में यहाँ पर उनके पॉपुलर्स वो बताए गए। ठीक है, मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि, गीत संग्रह मतलब क्या? सॉन्ग्स। ठीक है, ये सब सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि, गज़ल संग्रह, ये सब उन्होंने गज़ल लिखे हैं। गज़ल जो रहते हैं ना, आपने सुना रहेगा कभी, कवाली गज़ल, ये सब जो रहते हैं वो। ठीक है, कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि, मुक्तक संग्रह। ठीक है, तो ये जो मुँह से जो बोलते हैं उनको बोलते हैं, शायद उनको ही बोलते रहेंगे मुक्तक संग्रह, इतना ये नहीं है पर शायद वही है। मुक्तक संग्रह मतलब जो ऐसे प्रोग्राम्स या इवेंट्स होते हैं ना, जिसमें मुंह से बोलते हैं और वो पूरा प्रोग्राम कैरी किया जाता है, तो उसको वही बोलते हैं मुक्तक संग्रह। अभी आगे हम पोयम की ओर बढ़ते हैं। ये पद्य संबंधित भी बाकी है हमारा। पद्य संबंधित मतलब इस पोयम के बारे में, इस पोयम में क्या लिखाया है, क्या बताना चाहते हैं, कौन? कवि चंद्रसेन विराट जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। मतलब क्या? ये एक ऐसे एक ही बोलते हैं ना, एक ही टोन में या फिर एक ही राइमिंग में या फिर एक ही ऐसे जो सुर जाता है उसमें ही लिखे गए, एक राइम्स में लिखे गए शेरों का मतलब क्या? जो शायर जो शायरी लिखता है ना, उसको बोलते हैं शेर। तो उनका एक ये समूह है मतलब क्या? ऐसे 2-3 शेर लिख के ये पूरा एक गज़ल बनता है। ठीक है, इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि इसके पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला, और अंतिम शेर को क्या कहते हैं? मक्ता। ठीक है, प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ है, ह्यूमन क्वालिटीज़ है, इनको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बोलते हैं ना स्थान दिया गया है, या फिर बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंटली ये बताया गया है पूरे पोयम में। जो सारे क्वालिटीज़ है वो आगे देखेंगे हम पोयम में कैसे बताया जा रहा है, कैसे नहीं। ठीक है, अब पोयम की ओर बढ़ते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन, सुमन मांगा नहीं करते। ठीक है, तो ये जो शायरी है, इसमें क्या बताया गया है कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ सनरेज, किरण मतलब क्या? सनरेज,
जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर कोई किरण नहीं मांगा करते। मतलब क्या, उधर किसी मैं इसका पहले वर्ड्स का मतलब बता दूँ, फिर आपको पूरा शायरी का मतलब बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ सनरेज जो किरण रहती है वो कभी मांगा नहीं करते। और जहाँ हो कंटकों का वन, कंटकों का मतलब क्या, कांटे का गार्डन, वन मतलब गार्डन, ठीक है, और कंटकों का मतलब कांटों का, ठीक है। कांटों का गार्डन जहाँ पर हो वहाँ पर फूल, ठीक है। सुमन मतलब फूल, फ्लावर्स, तो वो फ्लावर्स वहाँ पर मांगा नहीं करते जहाँ पर कांटों का गार्डन है वहाँ पर, ठीक है। अभी इस शायरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस शायरी का मतलब, या इस शायरी से हमें जो कवि है वो ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आपके चारों बाजू या फिर आपके चारों साइड नेगेटिविटी फैली हो, जहाँ आपके चारों साइड्स बुरे लोग फैले हो, तो वहाँ पर आप किसी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, वहाँ पर आप किसी हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ पर सब जगह आपके ऑल अराउंड नेगेटिविटी हो, वहाँ पर आप किसी अच्छे चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। और जहाँ पर आप गंदे लोगों में रह रहे हो, गंदी संगत में रह रहे हो, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं जो बुरे रहते हैं, कुछ अलग मतलब बोलते हैं ना, कुछ बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उन दोस्तों के साथ रहोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा ही, मतलब बोलते हैं ना, आपको हमेशा ही परेशानी होगी। आप कभी उन लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ बन के रहकर अच्छा नहीं बन सकते, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। लास्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा है कि जहाँ कंटकों का वन, मतलब जहाँ कांटे ऑलरेडी हो, जहाँ पर गार्डन ही कांटों का है, वहाँ फूल कैसे दिखेंगे, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आपके सराउंडिंग में अगर गंदगी हो तो आपको मतलब बोलते हैं ना, जो अच्छाई, जो पॉजिटिविटी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बताना चाहते हैं ये पूरी शायरी से ये कवि, ठीक है। अभी आगे वाली शायरी पे जाते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जिसे अधिकार है आदर का, रिस्पेक्ट का, ठीक है। आदर का मतलब क्या, रिस्पेक्ट, एक जो पोलाइटनेस, जो रिस्पेक्ट जो रहती है, काइंडनेस जो रहती है, जिसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, झुका लेता स्वयं, जिसको रिस्पेक्ट देना है, जिसे अधिकार आदर का, जिसे रिस्पेक्ट देना है, वो झुका लेता स्वयं मस्तक। तो वो क्या करता है, जिसको रिस्पेक्ट देना है उसके सामने स्वयं, स्वयं मतलब क्या, खुद ब खुद, ठीक है, याद रखो। झुका लेता है स्वयं मस्तक मतलब खुद ब खुद वो अपना सिर झुका लेता है उसके सामने, जिसको वो रिस्पेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और आगे, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो वो खुद मिलेगा, मतलब वो अपने आप मिलेगी, वो रिस्पेक्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस शायरी में लेखक बोलना चाहते हैं कि अगर किसी को आपको रिस्पेक्ट करना है तो वो खुद आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। आपको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे रिस्पेक्ट करिए या आप मुझे एक आदर दीजिए, आप मुझे नमन करिए। जिसको आपके प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक आदर है, वो खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट है वो मांगने की चीज़ नहीं है, वो मिलती है अपने आप, अपने कर्मों से, ठीक है। आगे, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। मतलब यहाँ पर क्या कवि क्या बताना चाहते हैं कि पहले वर्ड्स का मतलब बता दूँ। परों मतलब क्या, जो विंग्स जो रहती है, पक्षियों के जो विंग्स रहते हैं उनको बोलते हैं परों। परों में शक्ति मतलब परों में अगर स्ट्रेंथ हो, अगर परों में ताकत हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, जितना स्काई आपको दिख रहा है, नभ मतलब क्या, ऊपर का जो स्काई रहता है वो, तो जितना आपको ट्रैवल करना है उस स्काई में, जितना आपको वो मेजर करना है, नाप लो मतलब क्या, मेजर करना। पर यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कवि कि आपको जितना ऊंचा उड़ना है, जितना तेज़ जितना ऊंचा उड़ना है उतना उड़ सकते हो, जितना सक्सेस पाना है उतना पा सकते हो। ऐसा ये एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि नाप लो उपलब्ध नभ सारा,
उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। मतलब क्या, अगर किसी को मतलब जो पंछी है अगर उड़ने के लिए वो गगन नहीं मांगा करते, ऐसे कवि कह रहे हैं। अभी इस शायरी का मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। मतलब अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपका जो आपने जो धैर्य एक रखा है कि इस मुकाम तक पहुंचना है, तो मतलब बोलते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। आप बहुत ऊंचाइयाँ, सक्सेस की बहुत सारी ऊंचाइयाँ आप टच कर सकते हो अगर आपका हौसला बुलंद हो तो। ठीक है, यहाँ पर कैसे बोला कि परों में शक्ति हो तो यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि अगर आप में दम हो और आप में बोलते हैं ना कि वो चाह हो कि आपको कुछ कर गुजर जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ उस धैर्य के साथ उस एम पे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका एम है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ अपनी विल पावर और अपना हौसला बुलंद रखना है। आप अपनी एम या फिर अपना जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लोगे। ठीक है, ऐसा कवि कह रहे हैं। मतलब अगर आपका हौसला बुलंद हो, अगर आपने ठान लिया हो कि आपको कुछ करना ही है, मतलब वो जो फॉर पर्टिकुलर कुछ एक काम हो या फिर कुछ एक मुकाम हो जहाँ पर आपको पहुंचना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसे कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी आगे, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। अभी यहाँ पर क्या कवि कह रहे हैं कि जिसे दिल जान से चाहा, ठीक है, मन प्राण से मतलब क्या, दिलो जान से जिसे चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते। मतलब क्या, बिना किसी इनविटेशन के उसके सपने खुद ब खुद हमें आते हैं। नयन मांगा नहीं करते, अपने जो आंखें हैं, अपने जो आइज़ है, वो सपने मांगा नहीं करते, सपने अपने आप आ जाते हैं। अभी इस शायरी में कवि कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी को, मतलब किसी चीज़ को दिलो जान से चाहो, अगर आप किसी मतलब बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी जैसे अपने इंडियन क्रिकेटर्स जो है, उनके आंखों में मतलब उनका जो एक मेन एम रहता है वो क्या रहता है कि वर्ल्ड कप जो जीतना है हमें। तो वो अगर ऐसी कोई चीज़, ये तो मैंने एग्जांपल बताया इंडियन क्रिकेट टीम का, पर आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद हो, कोई चीज़ आपको हासिल करनी हो, तो उस चीज़ को अगर आप दिलो जान से चाहते हो तो उसके जो सपने रहेंगे ना, वो आपको आ ही जाएंगे। और उन सपनों को लाने के लिए मतलब बोलते हैं ना, किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सपने आपको अपने आप आते जाएंगे। अगर आप उसको बोलते हैं ना कि दिलो जान में रखते हो उस चीज़ को जिसको आपको हासिल करना है, ठीक है, तो उसके सपने खुद ब खुद आएंगे। आपको मतलब ऐसा इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं, या फिर बोलते हैं ना कि फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये सपना आना चाहिए, मुझे ये सपना आना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपका मतलब आप सच में उसको ज़्यादा चाहते हो, उस गोल को, या फिर कुछ अचीवमेंट हो या जो भी हो, उसको अगर आप सच में चाहते हो तो उसके सपने ज़रूर आपको आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अचीवमेंट हो, कोई पोस्ट हो, कोई पोस्ट हो, मतलब जैसे आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो गुड मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है, तो ये सब के जो सपने हैं वो खुद ब खुद आएंगे अगर आप में आपकी सच में चाह है तो। ठीक है, आपको किसी निमंत्रण या किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, या आंखें नहीं मांगती सपने। ठीक है, मतलब क्या, अपने जो आइज़ रहते हैं, अपने जो आंखें रहती है, उनको मांगना नहीं पड़ते सपनों को, वो सपने खुद ब खुद आते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे, जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि कि जिन्होंने कर लिया स्वीकार, जिन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हमें, मतलब उनको पश्चाताप में जलना, मतलब नेगेटिविटी में, पश्चाताप नेगेटिविटी बोल सकते हैं, नेगेटिविटी में रहना अगर किसी ने ठान लिया, तो सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। मतलब वो खुद ब खुद नेगेटिविटी में घुसते जाएगा, खुद ब खुद अनसक्सेसफुल होते जाएगा। उसको किसी मतलब बोलते हैं ना, एडिशनल आग की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी एडिशनल प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में होगा अगर वो नेगेटिविटी में जलना पसंद करता हो तो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है कवि के द्वारा।
अभी आगे, अभी ये जो था ना, ये क्या था मालूम है? ये गज़ल का फर्स्ट पार्ट था, जिसको क्या बोल रहे थे यहाँ पर, पद्य संबंधित में आपने पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग के पार्ट को क्या बोलते हैं? मतला। तो ये जो था वो मतला था। अभी आगे जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? मक्ता रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बढ़ते आगे बढ़ते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी ऊंची उड़ान होती है मतलब क्या? जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, जो बोलते हैं ना बहुत ही सक्सेसफुल है या किसी एक मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे पहुँच गया है, तो वो सिंपली नहीं पहुँचा है, उसको भारी थकान होती है। मतलब उसने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, बहुत सारा श्रम किया है, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचा है। मतलब कोई भी एक बड़ा मुकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको उतना परिश्रम करना पड़ता है, तब वो जाके वो मुकाम हासिल करता है। मतलब क्या, वो क्या बोल रहे हैं कि किसी के भी सक्सेसफुल या फिर किसी के सक्सेस के पीछे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसका हार्ड वर्क नहीं है। हर एक के सक्सेस के पीछे उसका हार्ड वर्क ज़रूर होता है। ठीक है, आगे, बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। मतलब क्या? जो बोलता कम है और जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते, जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ज़्यादा नहीं बोलते, ऐसा बोल के नहीं दिखाते, सब कुछ जो करना है, जो उनको प्रूफ करना है, वो बोल के नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं। जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं, सिर्फ लिसन और ऑब्ज़र्व करते हैं, वो लोग अपने एक्शन से ज़्यादा बोलते हैं मुंह से बोलने से। मतलब क्या? मुंह से बोलने से ज़्यादा वो अपने एक्शन से प्रूव कर जाते हैं। अपनी जो काबिलियत रहती है वो अपने एक्शन से प्रूव कर जाते हैं। यहाँ पर है ना कि आँख उसकी ज़ुबान होती है। मतलब क्या? उनकी यहाँ पर बोलना, कवि बोलना चाहता है कि उनके जो एक्शंस है कर दिखाते हैं वो लोग। मतलब जो एक्शंस है वो बयां करते हैं कि उनकी काबिलियत क्या है। ठीक है, जो बोलते कम है। वरना कुछ लोग ऐसे आपने ग्रुप में भी देखा रहेगा, फ्रेंड्स के ग्रुप में भी रहता है, अपने अपने फ्रेंड्स के, या कभी ना कभी ऐसे लोगों से मिले ही होंगे आप कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं पर करते कुछ नहीं। और कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है पर बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को महत्व मिलता है। ऐसे लोग ही मतलब बोलते हैं ना कुछ कर गुजरते हैं लाइफ में, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये कि अगर आप किसी मीटिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, या कोई आपको कुछ सिखा रहा हो, तो उसको अच्छे से सुनो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो आप उसको समझ ही जाओगे। मतलब जितना ज़्यादा आप, जितना ध्यान से, जितना कॉन्सेंट्रेटली आप ऑब्जर्व करोगे किसी चीज़ को, उस बारे में आपको बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, और हमेशा कम बोलना चाहिए और अपने एक्शन से प्रूव करना चाहिए अपनी काबिलियत। यहाँ पर ये कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे, बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। अभी यहाँ इसका मतलब क्या है कि हमारी हथेली ही हमें, अगर ज़्यादा धूप लग रही हो तो हमारी हथेली ही काम आती है, हमारी धूप में सायबान होती है। मतलब क्या? जो परछाई या फिर जो साया पड़ता है ना, जो छाव, सायबान को छाव बोल सकते हो, शैडो बोल सकते हो। ठीक है, तो वो काम करती है अपनी हथेली धूप में। मतलब आप कभी बाहर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा धूप हो, तो आप ऐसे रखते हैं ना, मुंह के ऊपर ऐसा हाथ रखते हो या फिर ऐसे सर के इधर ऐसा हाथ रखते हो। क्यों? क्योंकि आपको छाव चाहिए रहती है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इस एग्जाम्पल से या फिर इस लाइन से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने चाहिए। हमें किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने। किसी और की मदद लेने से क्या होता है, हम अपने, मतलब बोलते हैं ना, जो आत्मनिर्भर की जो क्वालिटी है, इंडिपेंडेंट जो क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। हम लोग हमेशा ही दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ऐसी हरकतों के वजह से। तो इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमारे प्रॉब्लम्स को हमें खुद ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, किसी और की मदद लेनी नहीं चाहिए।
इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब भी धूप लगती है तब हम अपना हाथ ऊपर करके अपने आप को शैडो दे देते हैं या फिर छाव देते हैं। तो हमें किसी और की वैसे ही जैसे धूप में अपना हाथ अपन ऊपर करते हैं, वैसे ही हमें किसी भी प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम फेस करनी हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो वो खुद ब खुद सॉल्व करनी चाहिए, किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आगे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि कि एक बहरे को अगर कोई एक गूंगा दे तो वही जिंदगी बयां होती है, वही असल जिंदगी होती है। अभी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं कि अगर किसी एक जो डेफ है और डम, मतलब क्या, जो बहरा है, कान से जो बहरे, जिनको सुनाई नहीं देता, उसको एक बहरे को लिया, और एक गूंगा जिसको बोलना नहीं आता, जिसको मतलब जो बोल नहीं सकता, उसको बोलते हैं गूंगा। तो अगर एक बहरे और गूंगे की एक जोड़ी बना दी गई तो वही ज़िंदगी बयां होती है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। मतलब क्या, जो बहरा है वो क्या बोल के बता सकता है, मतलब वो बोल सकता है और उसको हेल्प कर सकता है, किसको? गूंगे को। और गूंगा जो है वो बहरे को हेल्प से कर सकता है क्योंकि वो सुन सकता है। अगर किसी ने कुछ कहा तो वो सुन के बता सकता है अपने लैंग्वेज में या फिर उनकी जो साइन लैंग्वेज है उसमें। मतलब यहाँ पर बेसिक जो मैसेज है, इंपॉर्टेंट जो मैसेज है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को संभालना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई अलग है, कोई स्पेशल हो, कोई स्पेशल चाइल्ड हो, या फिर कोई बोलते हैं ना, कोई किसी को कुछ कमी हो, अपने दोस्तों में भी कभी देखा रहेगा आपने, या फिर कभी स्कूल्स में भी रहते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोगों को हाथ नहीं होता, कुछ लोगों को पैर नहीं होता, या फिर कुछ लोग मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें संभाल कर रखना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें मदद करना चाहिए। तो ये सब जो है वो कवि हमें बता रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें बोलते हैं ना कि जिन्हें किसी के आदर की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें हमें हेल्प करना चाहिए और उन्हें समझ के लेना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसा अलग करके या फिर उनको दूर रख के, उनको ऐसा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा करके उन पे बहुत बोलते हैं ना, बहुत बुरी बीतती है, या फिर बोल सकते हो कि उन्हें बहुत बुरा लगता है, या फिर उन्हें लेफ़्ट आउट फील होता है, या बोलता है, या फिर ऐसा मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमें वो फील उन्हें नहीं करवाना है। जो भी आपको मेंटली चैलेंज्ड हो या कोई भी हैंडीकैप या बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उसको हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दोस्तों में किसी की कोई कुछ खींच रहा हो या फिर कोई किसी को चिढ़ा रहा हो, तो हमें उसके साथ लगना नहीं चाहिए कि वो चिढ़ा रहा है तो मैं भी चिढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं, जो चिढ़ा रहा है, मतलब जिसको चिढ़ा रहा है उसके तरफ से हमें बोलना चाहिए कि ये मत करो, या फिर ये जो चीज़ है वो सही नहीं है। तो ये सब जो है, ये इस चीज़ को मिलजुल के रहना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना चाहते हैं कवि। आगे, तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। अभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तीर जाता है दूर उसका, मतलब जो तीर, मतलब क्या, जो एरो रहता है ना, बो एंड एरो बोलते हैं ना, तो तीर को क्या बोलेंगे? एरो। और कमान को बोलेंगे बो। ठीक है, बो एंड एरो ऐसा बोलते हैं ना हमें। तो ये जो धनुष्य जो रहता है ऐसा, जिसको पकड़ के रखते हैं हम, उसको बोल देंगे कमान। और तीर मतलब जो एरो जो छूटता है ना धनुष्य से, उसको बोलेंगे एरो, तीर। ठीक है, तो तीर जाता है दूर तक उसका, मतलब जो कान तक जो कमान होती है, मतलब जो जितना लंबा खींचेगा। अगर आपने कभी मेले में या फिर ऐसे कभी ट्राई किया हो धनुष्य बाण या फिर जो तीर कमान जो है, वो आपने कभी ट्राई किया, तो आपको पता है कि आप जब वो पूरा एरो एकदम पीछे तक खींचते हो ना, जितना पीछे खींचोगे उतना वो आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर कवि कह रहे हैं। और इस एग्जाम्पल से कवि ये बताना चाहते हैं कि जो जितना परिश्रम करेगा, जो जितना हार्डवर्क करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, वो उतना ही सक्सेसफुल होता जाएगा, उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना हार्डवर्क करेगा,
अपने काम के लिए, जो जितना का परिश्रम करेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा, उसको उतना ही ऊंचा मकाम मिलेगा। ठीक है, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। अभी लास्ट जो यहाँ पर लाइन है वो क्या है? खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी, धूपदान होती है। मतलब क्या? एक शायर की ज़िंदगी, जो शायर है, जो शायरी लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चंद्रसेन विराट जी, ये जो शायर है, इनको शायर भी कहा जाता है, कवि भी है, शायर भी है। ठीक है, तो ये जो है, जो शायर की ज़िंदगी जो है वो खुशबू देती है, शायर की ज़िंदगी वो धूपदान होती है। मतलब क्या? शायर जो जो लिखता है वो जो जनरल पब्लिक है या फिर जो आम आदमी है या जो लोग हैं जो उस शायरी को सुन रहे हैं, उनके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। उनको उन शायरियों से, जो शायर होता है उसकी शायरियों से उनको बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं जिनसे वो लाइफ में सफल हो पाए और जिनसे वो लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए। ठीक है, अगर मतलब ये अभी आप ही देख लो, जो लेसन्स है, जो पोएम्स है इस हिंदी टेक्स्ट बुक में, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। सब लेसन, सब पोएम्स में आपको एक सीख मिलती है, आपको एक बोलते हैं ना, एक लेसन मिलता है सीखने, एक सीख मिलती है सीखने। तो यहाँ पर इसलिए कवि क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि हर एक जो शायर है, हर एक जो शायर है वो क्या है? एक खुशबू देता है, हर एक की ज़िंदगी में धूपदान बन जाता है। धूपदान मतलब आपको पता है ना, वो धूप जैसा रहता है ना, वो ब्रिक टाइप छोटा सा काला सा, उसको अगर जला दिया तो पूरा धुआं धुआं ऐसा, मतलब एक अच्छे स्मेल वाला, फ्रेगरेंस वाला धुआं वो छोड़ता है। तो वैसा वो बोल रहा है कि जो शायर जो रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आम आदमी के लाइफ में, क्योंकि उसकी जो शायरी रहती है, उसके जो लेखन रहते हैं, उसका पोयम हो, उसके गाने हो, उसकी गज़ल हो, तो ये सब जो है वो लोगों को बहुत सारे चीज़ें सिखा जाती है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक शायर की जो ज़िंदगी रहती है वो ज़िंदगी धूपदान होती है और वो खुशबू देती है। मतलब क्या? हमें बहुत सारे लेसन सिखा जाती है, बहुत सारी सीख दे जाती है। ठीक है, आई होप ये पूरा